आइए देखते हैं एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं। नॉर्मली जो भी पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के बनाए जाते हैं वो सभी पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमर्स कहलाते हैं। एडिशन पॉलीमर्स के केस में अ, एक जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी छोटा मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है, तो जो भी जितना मोनोमर लिया जाएगा उस केस में वो सभी मोनोमर कंप्लीटली यूज्ड होगा और वो पॉलीमर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखें कि एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जिसके थ्रू की पॉलीमर ये एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं वो क्या होते हैं। नॉर्मली एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है, ये एक प्रक्रिया है जिससे कि डबल बॉन्ड टूट के जो भी अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड हम कह सकते हैं, पाई बॉन्ड टूटता है और उससे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये चेन की तरह मॉलिक्यूल को जोड़ने में काम आते हैं। तो जिस भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में इस तरह की प्रक्रिया होती है कि डबल बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अगले फ्री इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट होके एक चेन के तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिए, तो वो सभी रिएक्शन क्या कहलाता है, एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर जैसे कि यहाँ सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है इस तरह के पॉलीमराइजेशन के लिए वो ये है कि नॉर्मली जितने भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं या अनसैचुरेटेड मोनोमर्स, यही नॉर्मली एडिशन रिएक्शन देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ ये जो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएगा ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो वहां होता क्या है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन बाहर निकल ही जाते हैं। और अगर अनसैचुरेशन इन्वॉल्व होगा तो वहां होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो टूटता है पाई बॉन्ड, और जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो उस केस में किसी भी तरह के छोटे मॉलिक्यूल के बनने की संभावना नहीं रह जाती, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए चेन फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड बन गए, कुछ बॉन्ड टूटे और कुछ नए बॉन्ड बन गए। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल के बाहर निकलने की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल या एनी बाई प्रोडक्ट, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं इथिलीन के केस में, ये जो इथिलीन मोनोमर है इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटता है और इससे ये चेन फॉर्मेशन होता है इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये जो पॉलीमराइजेशन है ये क्या कहलाएगा, एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। यहाँ विनाइल क्लोराइड के केस में भी हम देख सकते हैं, विनाइल क्लोराइड इस केस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटा और इसके टूटने से दो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में चेन फॉर्मेशन कर दिए, तो उससे ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बना। तो इन दोनों केसेस में यहाँ हम देख सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी छोटा मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ रहा है। तो ये केस होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन का, और ये जो पॉलीमर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, एडिशन पॉलीमर्स। आइए देखते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ ये जो मैकेनिज्म है एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के केस में, ये डिपेंड करता है नॉर्मली इनिशिएटर्स पे। इनिशिएटर्स क्या होते हैं, इनिशिएटर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को इनिशिएट करते हैं। ये इनिशिएट करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को। तो ये जो इनिशिएटर्स हैं ये जिस टाइप का होगा उसका मैकेनिज्म, ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन उसी टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो ये इनिशिएटर्स नॉर्मली दो तरह के हम ले सकते हैं, एक हो सकता है फ्री रेडिकल और दूसरा हो सकता है आयनिक। तो देखते हैं कि फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म में ये जो रिएक्शंस हैं वो कैसे प्रोसीड करते हैं। इसमें सबसे पहला केस लें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के केस में जो इनिशिएटर होगा वो फ्री रेडिकल होगा। तो यहाँ होता क्या है कि एक रिप्रेजेंटेशन अगर हम लें फ्री रेडिकल के केस में, एक है इनिशिएटर। ये हम मान लें कि ये बना हुआ है, ये जो दो रेडिकल्स हैं आर सिंगल बॉन्ड आर, इससे बना हुआ है। तो इस आर सिंगल बॉन्ड आर का जब होमोलिटिक फिशन होगा, होमोलिटिक फिशन कब होता है? जब ये बॉन्ड टूटा और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इससे दो फ्री रेडिकल्स, इस इनिशिएटर के टूटने से दो फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे 2r डॉट। तो ये जो रिएक्शन है ये है इनिशिएशन रिएक्शन, जिससे कि कोई भी रिएक्शन इनिशिएट होता है। अब यहाँ देखें कि यहाँ सबसे पहले क्या हुआ कि ये इनिशिएटर टूटा, इसमें दो, और इसने दो फ्री रेडिकल्स जनरेट किए। इसका एक बढ़िया एग्जांपल इनिशिएटर का हम ले सकते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड के केस में ये स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बेंजोइल पेरोक्साइड ये टूटता है, और ये टूटता है किसमें? इसका होमोलिटिक फिशन होगा यहां से। तो क्या बनेगा? 2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डॉट। ये दो फ्री रेडिकल्स बने। अब ये फिर डीकम्पोज होता है, और डीकम्पोज किसमें होता है? ये बनाता है दो बेंजाइन फ्री रेडिकल, बेंजाइन फ्री रेडिकल प्लस 2CO2। तो इस एक बेंजोइल पेरोक्साइड मॉलिक्यूल के टूटने से दो बेंजाइन फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए। अब ये जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है ये सबसे पहले इनिशिएट करता है पहले मोनोमर को, और वो इनिशिएट कैसे करता है? उस पर अटैक करके। तो एक एग्जांपल हम ले लें, जैसे यहाँ इसको अगर हम कंसिडर करें, ये इनिशिएटर जिसने ये फ्री रेडिकल जनरेट किया, ये जो फ्री रेडिकल है आर डॉट, ये अटैक कर रहा है अब जो सबसे पहला मोनोमर है जो हम यूज कर रहे हैं, जिसको पॉलीमराइज करना है। यहाँ हम ले लें एक जनरल मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CHX। अब ये अटैक कैसे करेगा इस पे? तो यहाँ होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड पाई बॉन्ड, ये टूटता है, तो इसके टूटने से दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। ये जो दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लिए, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फिर बचा रह जाता है। ये हो गया R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHX डॉट। तो इससे एक मोनोमर इनिशिएटर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। इसे हम कहते हैं मोनोमर इनिशिएटर फ्री रेडिकल। ये जो मोनोमर इनिशिएटर फ्री रेडिकल जनरेशन जो है, जो जनरेट कैसे हुआ? सबसे पहले ये इनिशिएटर टूटा, इसने फ्री रेडिकल जनरेट किया। ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ उसमें का एक फ्री रेडिकल इसने पहले मोनोमर पर अटैक किया और मोनोमर इनिशिएटर फ्री रेडिकल बना दिया। तो ये जो दोनों स्टेप्स हैं, ये दोनों स्टेप्स जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल और अटैक ऑफ फ्री रेडिकल ऑन फर्स्ट मोनोमर, ये दोनों स्टेप मिल के कहलाते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन।
इनिशिएशन के बाद आता है प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन के केस में ये जो फर्स्ट स्टेप में इनिशिएशन के केस में जो मोनोमर इनिशिएटर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH X डॉट से, अब ये जो मोनोमर इनिशिएटर फ्री रेडिकल है ये अब अगले मोनोमर पे अटैक करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH X, इस मोनोमर पे अटैक करेगा। और यहाँ पर भी वही मैकेनिज्म फॉलो होगा कि ये जो फ्री रेडिकल है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसका होमोलैटिक फिशन होगा, इसके फिशन से ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन फिर बचा रह जाएगा। तो इस स्टेप में भी जो नया प्रोपगेटिंग पॉलीमर बनेगा वो क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH X सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH X डॉट। और ये एडिशन बार बार चलता रहेगा। जैसे कि ये अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो मोनोमर इनिशिएटर फ्री रेडिकल इस स्टेप में बना, ये अब अटैक करेगा नेक्स्ट मोनोमर पे। तो ये अटैक करेगा, ये फिर जोड़ेगा नए मोनोमर को CH2 डबल बॉन्ड CH X, और यहाँ पर भी वही काम होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये बॉन्ड टूटेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और यहाँ जो जनरेट होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना लेंगे और ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ये फिर बचा रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप इस तरह करके बहुत सारे मोनोमर्स जब जुड़ जाएंगे, ये जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ता चला गया और बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ गए, तो एक लास्ट स्टेप हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर ये लास्ट मोनोमर इनिशिएटर फ्री रेडिकल बना, जो किस स्ट्रक्चर का है, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH X सिंगल बॉन्ड CH2 CH डॉट X, ये हम मान लें N-1, और ये फिर जब अटैक करेगा अगले मोनोमर पे CH2 डबल बॉन्ड CH X, तब ये क्या बना लेगा, फिर यही सेम मैकेनिज्म। तो फाइनली जो इस केस में प्रोपगेशन के केस में जो फाइनल मोनोमर इनिशिएटर फ्री रेडिकल बनेगा वो क्या होगा, R CH2 सिंगल बॉन्ड CH X N CH2 सिंगल बॉन्ड CH X डॉट। तो ये फाइनल जो पॉलीमर का शेप बना है, जिसे हम ओरिजिनल पॉलीमर नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये फ्री रेडिकल है, इसे हम कहते हैं लिविंग पॉलीमर, ये कहलाता है लिविंग पॉलीमर। तो प्रोपगेशन का जो लास्ट वो होता है, लास्ट फाइनल प्रोडक्ट वो होता है लिविंग पॉलीमर, इस केस में बन जाता है। लेकिन लिविंग पॉलीमर को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा पॉलीमर है जो अगर आसपास कहीं भी मोनोमर होगा तो उस पर अटैक करके फिर अपने अंदर जोड़ लेगा। तो इस चेन को, ये जो प्रोपगेटिंग चेन है, इसे टर्मिनेट करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट जो स्टेप होगा वो कहलाता है टर्मिनेशन स्टेप। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के केस में लास्ट स्टेप आता है टर्मिनेशन। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो लिविंग पॉलीमर है जो प्रोपगेशन स्टेप में बना, ये लिविंग पॉलीमर, बहुत सारे लिविंग पॉलीमर, ये तो एक एग्जांपल दिया गया, ऐसे इस पूरे सिस्टम अगर हम लें तो इसमें कोई भी सिस्टम अगर होगा तो उसमें बहुत सारे लिविंग पॉलीमर्स बन रहे होंगे। अब यहाँ ये केस एराइज हो सकता है कि कोई भी दो लिविंग पॉलीमर अगर आपस में कोलाइड कर गए तो क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल, जो लिविंग पॉलीमर के जो फ्री रेडिकल वाले पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और चेन टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे कि हम यहाँ ले सकते हैं एक एग्जांपल कि ये जो पहले स्टेप में बना प्रोपगेशन स्टेप में, R CH2 CH X N CH2 CH X डॉट, और यहीं पर एक दूसरा पॉलीमर है जिसमें M टाइप ऑफ मोनोमर जिसमें ऐड हो चुके हैं। जैसे दूसरा पॉलीमर हम ले लें, इसको स्टार्टिंग वाले जो उसका फ्री रेडिकल वाला एंड है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, CH X
डॉट सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHX सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R, और इसे हम दे दें कि यहाँ पर M मोनोमर्स ऐड हो चुके हैं। ये दोनों जब आपस में कोलाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि ये दोनों मिल के कंबाइन होके एक लंबा सा पॉलीमरिक चेन बना लेंगे, और उस पॉलीमर चेन में कहीं भी फ्री रेडिकल नहीं होगा, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये कंबाइन हो चुके हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स। इससे जो पॉलीमर होगा उसका स्ट्रक्चर होगा R CH2 CHX N CH2 CHX सिंगल बॉन्ड CHX CH2 CHX CH2 MR। ये एक लंबा सा पॉलीमर बन जाएगा, और ये पॉलीमर, इसमें कोई फ्री रेडिकल साइट नहीं है, इसलिए ये टर्मिनेट कर गया। ये हो गया फाइनल पॉलीमर, फाइनल पॉलीमर। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो कि कोई भी एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन फॉलो करता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन के केस में अगर एनायंस यूज किए जाते हैं रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, किसी मोनोमर को इनिशिएट करने के लिए कि वो पॉलीमराइज करे, तो उस तरह के एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को हम कहते हैं एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब ये एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन या कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये दोनों जो है ये इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि जो मोनोमर को इनिशिएट करने में जो आयन यूज किया गया, अगर कैटायन यूज किया गया तो कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और अगर एनायन यूज किया गया तो एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। उस केस में हम एक केस ले लें एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का, और इसमें जो एनायंस यूज किए जाते हैं उसका एक अच्छा एग्जांपल है KNH2। KNH2 आयनाइज हो सकता है K प्लस NH2 माइनस में। ये जो NH2 माइनस ये एनायन है, ये एनायन यूज किया जाएगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो होगा क्या इनिशिएशन स्टेप में कि ये NH2 माइनस आयन ये अटैक करेगा सबसे पहले मोनोमर पे। वो कैसे होगा, जैसे हम ले लें NH2 माइनस प्लस CH2 CN। ये साइनाइड ग्रुप, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन पे, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज साइट डेवलप हो जाएगा ये। तो ये जो NH2 है इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा, और वो जो फाइनल रिएक्शन होगा वो हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट H2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN माइनस, और इसके साथ ये जो K प्लस आयन है ये हमेशा एसोसिएटेड रहता है एक आयनिक। ये दोनों स्टेप कंबाइन रूप से कहलाते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन होने के बाद ये जो मोनोमर इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स है, अब ये नेगेटिव एनायन का काम करेगा अगले मोनोमर को अपने साथ जोड़ने के लिए। तो ये हम ले लें H2N CH2 CN। ये अब अटैक करेगा नेक्स्ट मोनोमर पे CH2 डबल बॉन्ड CN, और ये जो अटैक होगा ये फिर वही स्टेप फॉलो करेगा जैसा कि इनिशिएशन स्टेप में हुआ।
अब यहाँ हम ले लें कि ये जो रिएक्शन है ये बार बार चलते हुए एन मोनोमर्स पर ये अटैक किया, तो एन मोनोमर्स पर अटैक करने के बाद ये एन मोनोमर्स को अपने साथ जोड़ेगा, तब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, S2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN N, ये मोनोमर्स इसने जोड़ दिए और ये बचा हुआ ये वाला जो पोर्शन है ये बचा रह जाएगा CH2 CH CN माइनस, और इसके साथ ये K प्लस एसोसिएटेड है। तो ये पूरा का पूरा स्टेप जिसमें कि ये सभी n मोनोमर्स इसके साथ सम अप हो गए और ये जुड़ गए, चेन फॉर्मेशन कर लिए, ये स्टेप कहलाता है प्रोपगेशन। ये एक बार में नहीं होगा, ये स्टेप वाइज होगा। पहले एक दूसरा मोनोमर जुड़ेगा, फिर तीसरा मोनोमर, चौथा, फिर ऐसे करके n मोनोमर्स इसमें सम अप हो जाएंगे। इस तरह के रिएक्शन को टर्मिनेट करने के लिए हम ऐसे एजेंट का यूज करते हैं जो कि H प्लस आयन इस प्रोपगेटिंग पॉलीमर चेन को दे पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें NH3, वो कैसे टर्मिनेट करेगा इस रिएक्शन को वो देख लें। यहाँ ये फाइनल जो प्रोडक्ट बना है वो है S2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN N CH2 CH CN नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ कंबाइंड फॉर्म में है H K प्लस प्लस NH3। ये NH3 हमने यूज किया इसको टर्मिनेट करने के लिए। ये NH3 क्या करेगा, H प्लस आयन इसको प्रोवाइड करेगा, और जब H प्लस आयन यहाँ प्रोवाइड करेगा तो ये कन्वर्ट, ये जो नेगेटिव आयन है ये समाप्त हो जाएगा और ये CH कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा टर्मिनेटिंग प्रोडक्ट वो हो जाएगा S2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN N टाइम्स और CH2 सिंगल बॉन्ड CH की जगह पर यहाँ हो जाएगा CH2 CN, और यहाँ कोई चार्ज अब नहीं बचेगा, प्लस KNH2। यहाँ एक और चीज हम देख रहे हैं कि ये जो KNH2 है ये फिर से फॉर्म कर गया। तो जो हमने इनिशिएटर यहाँ लिया था KNH2 फर्स्ट स्टेप में, वो इनिशिएटर फिर से फॉर्म कर जाता है यहाँ लास्ट स्टेप में। तो इस केस में ये जो इनिशिएटर है वो यूज नहीं होता है। ये स्टेप कहलाता है टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, और ये फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, फाइनल पॉलीमर। आइए देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं और इनके बेसिस पर कैसे कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनते हैं। अगर पॉलीमराइजेशन के लिए जो मोनोमर यूज किया गया है उसके पास दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप्स हो। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, वो रिएक्टिव ग्रुप्स जो रिएक्ट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन बाहर निकलेंगे और जो पॉलीमर फॉर्म होगा वो पॉलीमर कहलाता है कंडेंसेशन पॉलीमर, और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कहलाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जैसा कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक वेल नोन एग्जांपल है प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 हमें पता है कि नाइलॉन 6,6 को बनाने में दो मोनोमर्स यूज किए जाते हैं, एक है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा है एडिपिक एसिड। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन दो NH2 CH2 6 NH2, ये हुआ हेक्सामेथिलीन डाइएमीन HMDA। ये N मोनोमर्स यूज किए गए और ये जब रिएक्ट करता है कंडेंस होता है किसके साथ, एडिपिक एसिड के साथ, HOOC
CH2 5 CO CH2 4 COOH। ये है एडिपिक एसिड। इस केस में जो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा वो कैसे होगा कि ये एक हाइड्रोजन H2 वाला और ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, ये दोनों मिलके कंडेंस करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं जो बाहर निकल जाता है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। -2n-1 H2O मॉलिक्यूल्स। और ये जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर ये कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन होकर ये दोनों चेन्स पॉलीमर्स आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर n मोनोमर्स इसके भी लिए गए हैं, n मोनोमर्स इसके भी, तो जो रिपीटिंग यूनिट बनेगा इसका वो क्या होगा, उसमें n रिपीटिंग यूनिट होंगे। तो यहाँ हम ले सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर होगा नाइलॉन 6,6 का। यहाँ n रिपीटिंग यूनिट्स हैं और 2n-1 H2O मॉलिक्यूल ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन बाहर निकला। ये है नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 क्यों कहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो दो मोनोमर्स लिए गए HMDA और एडिपिक एसिड, इन दोनों के पास 6 कार्बन एटम्स।